एक हेलीकॉप्टर जा रहा था बिहार में, नहीं बिहार में नहीं, वहां तो बीजेपी है, झारखंड में जा रहा था एक हेलीकॉप्टर। उस हेलीकॉप्टर में 4 लोग थे, एक प्रोफेसर था, एक नेताजी थे, एक बच्चा था और एक पायलट। अचानक पायलट ने घोषणा की कि इस हेलीकॉप्टर में कोई खराबी आ गई है, अगले 5 मिनट में ये क्रैश हो जाएगा, लेकिन दुखद ये है कि हमारे पास केवल 3 पैराशूट हैं जो देश के लिए जरूरी हैं, कूद जाएं। सबसे पहले नेताजी कूद गए कि मेरा चुनाव आ गया। उसके बाद प्रोफेसर कूद गया कि मेरी क्लास है। अब एक पैराशूट बचा और 2 लोग, पायलट और बच्चा। पायलट ने बच्चे को देखा, आंखों में आंसू आ गए और बोला कि हमको तो मरना सिखाया जाता है, तुम देश का भविष्य हो, एक पैराशूट बचाए लेके कूद जाओ। बच्चा बोला, पायलट अंकल रोने की जरूरत नहीं है, पैराशूट 2 बचे हैं। अब आप सोचो क्या हुआ, पैराशूट 2 बचे हैं। पायलट बोला 2 कैसे बचे हैं? बच्चा बोला ऐसे 2 बचे हैं कि नेताजी तो जल्दबाजी में मेरा बस्ता लेके कूद गए। आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ूं वीणा की झंकार वह है, आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ूं वीणा की झंकार वह है, और समय से कह दूं झूमेगा ए मेघ मल्हार वह है। मुझको मां शक्ति ने दी है प्राणों में हुंकार वह है, और विधाता ने सौंपी है अधरों को ललकार वह है। मैं तो मां वीणा पानी से केवल ज्ञान मांगता हूँ, जनगण मन की पीड़ा गाने का वरदान मांगता हूँ, जनगण मन की पीड़ा गाने का वरदान मांग। वाह, अच्छा मेरा संकट समझिए। वाह, जिंदाबाद। मैं प्रोफेसर था कानून का और मैंने कुछ दिन नॉइज पॉल्यूशन पढ़ाया, ध्वनि प्रदूषण। जिन दिनों में ध्वनि प्रदूषण पढ़ा रहा था 95-96 में, तो सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर हुई जो मैंने बनाई थी कि रात के 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर नहीं बजने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का 1996 में एक फैसला आया था, वो रिट हमारी थी कि 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर नहीं बजेंगे, और इस कानून को मैं पिछले 30 साल से तोड़ता चला आ रहा हूं। मेरा नंबर 10 बजे तक आता नहीं है। आज भी 11 बजे का समय तय था और इन कवियों ने तय करके 11 बजाए ताकि इसको वो समय मिले जो एक्स्ट्रा है। नहीं सर, इसमें भी धोखाधड़ी अलंकार है। लटूरी लठ जी, आपका तो नाम ही धोखाधड़ी अलंकार है। क्या बात है। बहुत प्यारे कवि हैं हमारे, उन्होंने आपके चेहरों पर देखिए। लेकिन एक बात सुन लो, मैं और कवियों की तरह नहीं हूं, मैं थोड़ा पढ़ा लिखा कवि हूं। शशिकांत कह रहा है ओहो, इससे तो मेरी डिग्री बोलनी नहीं आती जो मैंने कर रखी है। मैं हंसी में नहीं कह रहा ये बात, मैंने आज से 30 साल पहले LLD की थी, जो कानून पढ़ने वाले कोई होंगे तो जानते होंगे। ये दुनिया की कानून की आखिरी पढ़ाई है। शशिकांत ने पूछा भाई साहब क्या किया? मैंने कहा LLD की। बोले LLM? मैंने कहा नहीं, LLM के बहुत बाद होती है ये। तो इसने कहा आप B.Ed नहीं कर सकते थे? मुझे उस दिन पता चला कि इसने बिहार में टॉप किया था एक बार। लेकिन साहब एक तो बात है, यादव साहब ने एक तो बात ठीक कही कि जब यही काम करना था जो वो कर रहा है तो क्या फायदा हुआ है। अच्छा, सबने बहुत अच्छा पढ़ा, हंसते हंसते आप थक गए, वीर रस की कविताएं सुनते सुनते ताली बजाकर आप थक गए, काव्य सुनता सुनते आप थक गए। जिसका सबसे बाद में नंबर आता है उसका कष्ट जानते हो आप? आपने कभी ठेले पर कोल्हू में गन्ने का रस निकलते देखा है? कल्पना करना मेरा कष्ट क्या है। कोल्हू में गन्ने का रस, गन्ने को एक बार कोल्हू में डालते हैं और उसको पीछे से हटा करके फिर दोबारा कोल्हू में डाल देते हैं, और कई बार तो 3 बार उठा करके कोल्हू में डाल देते हैं। और जब वो गन्ना बिल्कुल खुक्कस खोई हो जाता है तब मुझसे कहते हैं कि इसमें रस निकाल के दिखा दे। मैं नींबू फंसा के कोशिश करता हूं, लेकिन सच आप बहुत अच्छे से होता है। मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि इतने छोटे अंचल में इतने लोग कविता सुनने वाले मिलेंगे और वो आर्य समाज की वो पद्धति के लोग होंगे।
मेरा दृढ़ मत हो गया कि महानगरों में धन कविता सुनता है, छोटे अंचलों में मन कविता सुनता है। मैं एक अपनी बहुत आसान कविता सुनाता हूं, सबसे आसान, जिसमें मैं आराम से आप तक पहुंच जाऊंगा। उसके बाद एक छोटी सी कविता सुनाऊंगा जिसमें आप मुझ तक आएंगे। 1, 2, 3 कविताओं के थोड़े थोड़े हिस्से सुनाता हूं, पूरी कविता कोई नहीं सुनाऊंगा क्योंकि समय नहीं है और मुझे नहीं पता मुझे कब तक पढ़ना है, क्योंकि मैं जब तक 5-6 कविताएं नहीं सुना लेता मेरा गला नहीं खुलता। लेकिन एसपी साहब बैठे हैं तो कानून का क्या डर। अगर कानून कुछ कहेगा तो उनसे कहेगा, हमसे थोड़ा ही कहेगा, हम तो मेहमान हैं तुम्हारे। सीडीओ साहब बैठे हैं, लेकिन मैं उनको बहुत बधाई देता हूं। जिस इलाके के अधिकारी कविता सुन सकते हैं माने वो दिल से संवेदनशील हैं, और जो संवेदनशील हैं, मैं बता के जा रहा हूं, जीवन भर के लिए याद कर लेना ये बात, जिन अधिकारियों में संवेदनशीलता है वो कभी जनता के साथ अन्याय नहीं कर सकते, उनके हाथों से अन्याय हो ही नहीं सकता। वाह। मैं अपने अधिकारियों का बहुत आभार मानता हूं, जो भी यहाँ आर्य समाज के पदाधिकारी, सबका अभिवादन करता हूं। मेरी उम्र इन कवियों से थोड़ी ज्यादा है, इसलिए मेरा नंबर बाद में आया। जो लोग खड़े हैं बैठ जाए, आपसे कह रहा हूं जो कैप लगाए खड़े हैं, सफेद मोबाइल ये पीछे का बंद कर दीजिए। आप मुझे देखें, स्क्रीन नहीं देखिए, स्क्रीन मत देखिए प्लीज, बंद कर दीजिए स्क्रीन और मुझे देखिएगा। मैं बुरा कवि नहीं हूं। बंद हो गया। मैं भी सबसे आसान कविता मेरी, क्योंकि पहली बार आया हूं इसलिए एक पुरानी कविता है, ये नई नहीं है, लेकिन नेता कविता को पुरानी होने ही नहीं देते। कुछ ना कुछ ऐसे निकल आते हैं कि हमारी पुरानी कविता भी आपको लगेगी इसने कल ही लिखी है। और आप उदाहरण दे सुनना। मैं भी गीत सुना सकता हूं शबनम के अभिनंदन के, मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के अभिनंदन के, मैं भी ताज पहन सकता हूँ नंदन वन के चंदन के, लेकिन जब तक पगडंडी से संसद तक कोलाहल है तब तक केवल गीत लिखूंगा जनगण मन के क्रंदन के, तब तक केवल उठाना तालियां जी भरकर मैं आपको जोश में भरने के लिए आया हूँ। मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के अभिनंदन के, जब पंछी के पंखों पर हों पहरे बम के गोली के, जब पंछी के पंखों पर हों पहरे बम के गोली के, जब पिंजरे में कैद पड़े हों सुरकोयल की बोली के, जब धरती के दामन पर हों दाग लहू की होली के, कोई कैसे गीत सुना दे बिंदिया कुमकुम रोली के, कोई कैसे गीत सुना दे बिंदिया कुमकुम रोली के, मैं झोपड़ियों का चारण हूँ आंसू गाने आया हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ। स्वागत है। किसान किसान की झोपड़ी, झोपड़ी के आंसू, आंसू की वेदना, वेदना की त्रासदी 52 साल से देश में गा रहा हूँ। और मैं किसान का बेटा हूँ। जब भी कविता पढ़ने का मौका मिलता है मैं ये सूचना देता हूं कि मैं किसान का बेटा हूं। जानते हो क्यों? मैं एक बार लाल किले में कविताएं सुना रहा था, चौधरी देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, सामने बैठे कविताएं सुन रहे थे। मैंने 1 घंटे कविताएं सुनाई तो मंच पर आकर बोले अगला प्रधानमंत्री किसान का बेटा होना चाहिए। मैं उसी दिन से देश को बताता फिरा कि मैं किसान का बेटा हूं। फिर मुझसे कहा गया कि पहले चाय वाले का नंबर है। अच्छा, मैंने अपने को वेटिंग में रख लिया, भाई चाय वाले का पहले नंबर है तो उनको बन जाने दो, मैंने अपने को वेटिंग में कर लिया। लेकिन मेरा कष्ट यह है, अब मुझे सूचना दी जा रही है कि इसके बाद गाय वाले का नंबर है। तो मैंने सोचा मेरे भाग्य में तो कविता ही सुनाना लिखा है मेरा। सुनिए मुंशी, मैं इन सब कवियों ने जो बहुत अच्छा असर आप पर डाला है मैं उसे कम कर रहा हूं, फिर थोड़ा थोड़ा खत्म करूंगा, क्योंकि मैं वापिस बैठो, ए आर्य अब उठना मत। मैं पहली बार आया हूं इसलिए जानते नहीं हो आप, मैंने जिन सरकारों पर कविताएं लिखी है ना वो बैठ गई। आप मुझे जुड़कर सुनो, एक एहसास दे रहा हूं आपको, हरिओम पंवार किसी कवि का नाम नहीं है, एक जलती हुई आग का नाम है हरिओम पंवार। ऐसी आग का नाम हरिओम पंवार है जिसको छुओगे तो जलोगे भी तुम, और छू नहीं सके तो छूने के लिए तरसोगे भी तुम। ये दावा केवल मैं करता हूं।
सुनना मन से। मैं झोपड़ियों का चारण हूँ, आंसू गाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ। एक एक चित्र देखना, कहाँ बनेंगे पूजा के घर, कहाँ बनेगी राजधानी, कहाँ बनेंगे पूजा। थोड़ा इसका वॉल्यूम बढ़ाइए, कहाँ से है भैया? वॉल्यूम बढ़ा दो जरा इसका। आपके बहुत बढ़िया माइक है, बहुत बढ़िया साउंड सिस्टम है। रिकॉर्डिंग बंद कर दो और थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दो और बहुत हल्की इको डाल दो। सुन रहे हैं ना? हिंदी आती है ना? वॉल्यूम बढ़ाइए थोड़ा सा बस। अच्छा, मैं अपना बढ़ाऊं तो इसका कम मत करना। कई बार होता मैं अपना बढ़ाता जाता हूं, ये इसका कम करते चले जाते हैं माइक का। वो ये सोच के कि इतना क्यों चिल्ला रहा है। कहाँ बनेंगे पूजा के घर, कहाँ बनेगी राजधानी, मंडल और कमंडल पी गए सबकी आंखों का पानी। प्यार सिखाने वाले बसते मजहब के स्कूल गए, इस दुर्घटना में हम अपना देश बनाना भूल गए। कहीं बमों की गर्म हवा है और कहीं त्रिशूल जले, सौन चिरैया सोली टंग गई पंछी गाना भूल चले। आँख खुली तो पूरा भारत नाखूनों से त्रस्त मिला, पंक्ति दिल में तीर सी चुभे तो तालियां उठे ना। आँख खुली तो पूरा भारत नाखूनों से त्रस्त मिला, जिसको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में व्यस्त मिला, जिसको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में व्यस्त मिला। क्या ये ही सपना देखा था भगत सिंह की फांसी ने, जागो राजघाट के गांधी तुम्हें जगाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने। एक चित्र और देखना साहब, जिंदाबाद। वाह वाह वाह। मौन होकर 5 पंक्तियां सुनना, छठी पंक्ति फिर दिल में तीर की तरह चुभे तो तालियां उठाना आसमान की ओर। अंधकारों में समा गए जो तूफानों के बीच जले, अंधकारों में समा गए जो तूफानों के बीच जले, मंजिल उनको मिली कभी जो 4 कदम भी नहीं चले। क्रांति कथा में कौन पड़े हैं गुमनामी की बाहों में, गुंडे तस्कर तने खड़े हैं राजमहल की राहों में। यहाँ शहीदों की पावन गाथाओं को अपमान मिला, डाकू ने खादी पहनी तो संसद में सम्मान मिला, डाकू ने खादी पहनी तो संसद में। इधर का मोहल्ला क्यों शांत है साहब? आपको अच्छा नहीं लग रहा हूँ क्या मैं? तो जोरदार तालियां उठाइए। मैं मेरी भी नींद भगे, आपकी भी नींद भगे। डाकू ने खादी पहनी तो संसद में सम्मान मिला, राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता, दयानंद जी जैसा भी कोई किरदार नहीं मिलता। अरे गहरे लत्थू खैरे तंत्री बनकर बैठे हैं, कहने की हिम्मत कर रहा हूँ, समर्थन का हौसला करना। लाल बहादुर जी जैसा कोई किरदार नहीं मिलता। अरे गहरे लत्थू खैरे तंत्री बनकर बैठे हैं, जिनको जेलों में होना था मंत्री बनकर बैठे हैं, जिनको जेलों में होना था मंत्री बनकर बैठे। मैंने देशद्रोहियों का अभिनंदन होते देखा है, मैंने देशद्रोहियों का अभिनंदन होते देखा है, भगत सिंह का रंग बसंती चोला रोते देखा है। लोकतंत्र का मंदिर भी लाचार बनाकर डाल दिया, कोई मछली बिकने का बाजार बनाकर डाल दिया। अब जनता को संसद भी प्रपंच दिखाई देती है, नौटंकी करने वालों का मंच दिखाई देती है, नौटंकी करने वालों का मंच दिखाई, नौटंकी करने वालों का मंच दिखाई देती है। गांधी जी के सपनों का ये कैसा बाल बना डाला, चाकू चोरी चीर हरण वाला परवेश बना डाला। हर चौराहे से आती हैं आवाजें संतरासों की, पूरा मुल्क नजर आता है मंडी ताजा लाशों की। वे सिंहासन चला रहे हैं गांधी जी के नारों से, मदिरा की बदबू आती है संसद की दीवारों से, मदिरा की बदबू आती है संसद की दीवारों से। अखबारों में रोज खबर है चरमपंथ के हमलों की, आंगन की तुलसी दासी है नागफनी के गमलों की, हत्याओं की अपहरणों की स्वर्णमयी आजादी है, रोज गौड़ से की गोली के आगे कोई गांधी है। और देखना चाहता हूँ आप कितना हौसला बढ़ाते हैं मेरा, कितनी तालियां उठाते हैं। 2 पंक्तियां सुनना। रोज गौड़ से की गोली के आगे कोई गांधी है, संसद के सीने पर खूनी दाग दिखाई देता है, संसद के सीने पर खूनी दाग दिखाई देता है। पूरा भारत जलियांवाला बाग दिखाई देता है, पूरा भारत जलियांवाला बाग दिखाई देता है, पूरा भारत जलियांवाला बाग दिखाई देता है। जब कोयल की डोली गिद्धों के घर में, राजनीति गा रहा हूं वाह, और इतनी चालाकी से गा रहा हूं कि उनकी समझ में नहीं आएगा। वाह
ये पढ़े लिखे कवि होने का फायदा होता है। अभी अभी जो आपको दुपट्टा पहना के गए हैं हमारे जिला भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय उदय प्रताप सिंह, अगर कल ना रहे तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आप तो सिर्फ जिला अध्यक्ष हैं साहब, जो नहीं थे वो केंद्र के मंत्री बने और जो बन गए थे वो आ गए वापस। मैं एक विचित्र प्राणी हूं, आप विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आपकी सरकार में 3 लोग बड़े, मुख्यमंत्री जी और 2 उप मुख्यमंत्री, जो तीनों कैबिनेट की मीटिंग में साथ नहीं बैठते, वो मुझे सुनने के लिए साथ बैठ के कविताएं सुनते हैं तीनों। वाह वाह वाह। आप सुनना मुझे, मैं राजनीति कैसे गा सकता हूं। जब कोयल की डोली गिद्धों के घर में आ जाती है तो बगला भक्तों की टोली हंसों को खा जाती है। जब जब भी जय चंदों का अभिनंदन होने लगता है, जब जब भी जय चंदों का अभिनंदन होने लगता है, तब तब सांपों के बंधन में चंदन रोने लगता है, तब तब सांपों के बंधन। और 2 पंक्तियां पढ़ता हूं साहब। सिरसागंज की धरती पर, ये बहादुर सिंह निर्दोशी की धरती है, जो एक श्रेष्ठ संत कवि थे हमारे, मैंने उनके साथ कविता पाठ किया है बहुत बार। 2 पंक्तियां अच्छी लगे तो अब तक जितनी तालियां उठाई हैं, इनसे बड़ी तालियां उठाकर ये बताना कि आप शुद्ध साहित्य भी सुनने की क्षमता रखते हैं। शुद्ध साहित्य, मेरी इस कविता की सर्वाधिक संवेदनशील पंक्तियां। वेद ठाकुर तुम्हारी माँ बैठी हैं यहाँ, वेद की माँ बैठी हैं, मैं उनके चरणों में अपने प्रणाम भेजता हूँ। उन्होंने ऐसा सपूत बेटा पैदा किया जो देश में जागरण की कविताएं पढ़ने का संकल्प लेकर खड़ा। मैं तो उसे मेरठ का ही समझता था आज तक, मुझे तो आज पता चला कि वो यहीं आसपास से पैदा होकर वहां गया है। 2 पंक्तियां मन मांगता हूं आपका। जब जब तब तब सांपों के बंधन में चंदन रोने लगता है, जब फूलों को तितली भी हजारी लगने लगती है। समझ जाओ तो तालियां आकाश देखें एक बार। जब फूलों को तितली भी हजारी लगने लगती है, तो माँ की अर्थी बेटों को भारी लगने लगती है, तो माँ की अर्थी बेटों को, तो माँ की। सल्यूट करता हूं। और साहब मैंने नहीं सोचा था कि सिरसागंज के लोग इस तरह कविताएं सुनेंगे। प्रारंभ के कवि से अब तक जैसे आपने सुना, मैं एक बात बिना कहे चला जाऊंगा तो मेरे मन पे बोझ रहेगा। मैं 35 साल लाल किले गया हूं कविता सुनाने, लेकिन आज मेरा दिल कर रहा है आर्य समाज के इस पावन मंच पर कि मैं लाल किले के 35 कवि सम्मेलन, इस आर्य महाकुंभ के इस एक कवि सम्मेलन पर न्योछावर करने की घोषणा करता हूं। ये दयानंद जी के पुण्य हैं। संस्कार संस्कृति देने की एक आग है जो देश में कभी बुझी नहीं, और उनके फॉलोवर्स हैं तो कभी बुझने भी नहीं देंगे। कभी कभी अंधेरा आता है लेकिन ज्योति जगेगी, ज्योति जलेगी तो अंधकार मिटेगा और वैदिक प्रकाश होगा। वैदिक मान्यता ही भारत की आत्मा है। भारत वैदिक आत्मा के बिना, वैदिक मूल्यों के बिना जी नहीं सकता। मेरी घोषणा है, गाय को, गांव को, गंगा को, गायत्री को, 4 को बचा लो, देश बचेगा। वाह वाह। जब कोयल की डोली गिद्धों के घर में आ जाती है, जब कोयल की जब चंद। एक अंत में एक अंतिम छंद सुनाता हूं इस कविता का, बहुत लंबी कविता है ये। अंतिम में थोड़ा कहीं कहीं भूल रहा हूं। मैं एक दुखद मानसिक स्थिति में हूं। परिवार में घटी एक बहुत 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 दुखद घटना के बाद मैं पहली बार घर से बाहर निकल के आया हूं, और कुछ मेरे कवि मित्र सभी जानते हैं। इसके बाद भी मैं कवि, आश्चर्य होगा आपको कि मैं कविता पढ़ने आ गया। एक राजा होता था शिशुपाल, उसको जब देखो वो कृष्ण जी को गाली देता था, जब देखो कृष्ण को गाली, जब देखो कृष्ण को गाली। लोगों ने पूछा, भाई तुम डरते हो क्या इससे? ये बहुत शक्तिशाली राजा है, क्या तुम इसकी गाली सुन के चुप रह जाते हो? तो कृष्ण कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है कि मैं इससे डरता हूं, ये मेरी बुआ जी का बेटा है, भाई लगता है मेरा रिश्ते में। और एक दिन बुआ जी ने मुझे खाना खिलाते खिलाते मुझसे वचन ले लिया कि मेरे इस बदतमीज बेटे की 99 गालियां कृष्ण माफ कर देना। तो मैंने बुआ को वचन दे रखा है, 99 गालियां माफ करूंगा, लेकिन अगर इसने 100वीं गाली दी तो सजा दूंगा। और आप जानते हैं महाभारत में लिखा है, जिस दिन शिशुपाल ने 100वीं गाली दी, भरे दरबार में सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट दी गई। मैं एक वाक्य बोलता हूं, जानना चाहता हूं कितने लोग समझ जाएंगे। मैं भी भारत की राजनीति के
अपराध गिन रहा हूं। वाह वाह, सल्यूट आपको, सल्यूट वाह, करता हूं। वाह, वाह, वाह। महानगरों में नहीं समझते मेरी बात, आप समझे, मैं सल्यूट कर, सर झुकाकर सल्यूट करता हूं आप सब। आर्य समाज के इस पावन मंच पर मेरा अंतिम छंद सुन लें, फिर मैं एक कविता का छोटा सा अंश और सुनाऊंगा। स्वागत है। जब कोयल की डोली गिद्धों के घर में आ जाती है, कोई कलाकारों के सर पर तलवारें लटकाता। क्या क्या हो रहा है देश में, होता रहा है देश में। कोई कलाकारों के सर पर तलवारें लटकाता है, कोई वंदे मातरम के गाने पर नाक चढ़ाता है, कोई हिमालय ताजमहल को सौदा करने लगता है, कोई गंगा यमुना अपने घर में भरने लगता है, कोई तिरंगे झंडे को फाड़े फूंके आजादी है, कोई गांधी को भी गाली देने का अपराधी है, कोई चाकू घोंप रहा है संविधान के सीने में, कोई चुगली भेज रहा है मक्का और मदीने में, कोई ढांचे का गिरना यूएनओ में ले जाता है, कोई भारत माँ को डायन की गाली दे जाता है। एक लाइन के लिए मैंने कविता सुनाई है, पकड़ना, पकड़ लो तो प्यार से उछाल देना मेरी पंक्ति को। कोई भारत माँ के डायन की गाली दे जाता है, लेकिन 100 गाली होते ही शिशुपाल कट जाते हैं तुम, लेकिन 100 गाली होते ही शिशुपाल कट जाते हैं। तुम भी गाली गिनते रहना, जोड़ सिखाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ, घायल भारत माता। एक कविता की और पहला और आखिरी छंद और सुना दूं साहब? स्वागत, स्वागत। जो सुनना चाहते हैं ताली बजाइए। बहुत अच्छा सबने पढ़ा। मेरी पीढ़ी के 2 बड़े कवि विनीत चौहान और देवास से आए शशिकांत ही थे, लेकिन आज बच्चा ये जिनको मैंने क्या पूरा विष्णु उपाध्याय, विष्णु उपाध्याय सचमुच अद्भुत। वेद ठाकुर को मैं सुनता रहा हूं, उसका प्रशंसक हूं, लेकिन आज मैं विष्णु उपाध्याय का घोर प्रशंसक बन के जा रहा हूं। स्वयं श्रीवास्तव हमारे मंच की नई खुशबू है, मंच की नई ताजगी का झोंका है। मैं खुद उसका प्रशंसक हूं और ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान का जो कवि सम्मेलन का भविष्य है वो इन मजबूत हाथों में है, जो शुद्ध कविता लेकर मंच पर खड़े, कोलाहल में कविता लेकर खड़े होने का साहस जो कर ले, वही लटूरी लठ के आगे टिक सकता है, वरना कोई टिक नहीं सकता। वरना ये तो धोखाधड़ी में सबको मार दे। बारे लटूरी लठिया वो ऐसी बजा बती में। देखिए पहली 4 लाइन में कविता का शीर्षक क्या है समझ जाएंगे। थोड़ा सा मुश्किल कविता सुना रहा हूं, थोड़ी सी। मंच के कवियों को समर्पित करता हूं, उनका सहयोग भी मांगता हूं। स्वागत है। चौथी लाइन में बहन जी बैठ जाए प्लीज। बहन जी, आर्यपुत्री, विदुषी, अच्छा बैठ गई है, उनकी कृपा है। अगर वो नहीं बैठती मैं क्या कर लेता? चौथी लाइन में कविता का शीर्षक है। उस शीर्षक पर जितनी ताली बजाएंगी मैं उससे तय करूंगा कि मैं उस कविता का कितना हिस्सा सुनाऊं। आधे लोगों ने ताली बजाई तो आधी, चौथाई लोगों ने ताली बजाई तो चौथाई, और सदन के एक एक व्यक्ति की ताली उठ गई तो फिर पहला और अंतिम हिस्सा पूरा सुनाऊंगा, बीच की नहीं सुनाऊंगा। पानी में पी रहा हूं बार बार। पिछले दिनों बीमार हुआ था, जैसा स्वामी रामदेव जी कल आने वाले थे, मुझे आज आने वाले थे, शायद नहीं आए। जब बीमार हुआ तो स्वामी रामदेव जी ने कहा इन डॉक्टरों की दवाई मत खाना वरना मर जाएगा। डॉक्टरों ने कहा कि इस बाबा रामदेव की दवाई मत खाना वरना मर जाएगा। मैंने दोनों की खानी छोड़ी तब बचा। देखो वाह 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 वाह। मैंने बीमार होने का एक अनुभव उठाया है। मैं पिछले दिनों बहुत लंबे ऑपरेशन से गुजरा हूं, कई ऑपरेशन से। भूख दुनिया की 90% बीमारियों का इलाज है। भूख, भूख बीमारी खाती है।
भूख का भोजन केवल बीमारी है और भूख का कोई भोजन नहीं है। इसलिए उपवास की परंपराएं हमारे समाज में पाई गई। उपवास से वो वीराणु कीटाणु मरते। चौथी लाइन कविता का शीर्षक है, आप समझ जाएंगे कि इतने गंभीर विषय को भी सुन सकते हैं। तो मैं पहला और अंतिम छंद सुनाऊंगा। चौथी पंक्ति अगर आपको मुझे लगा कि इस विषय को आप नहीं पकड़ पा रहे हैं तो मैं एक और कविता सुना दूंगा, सुनिएगा। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे। ये यादव मेरा छोटा भाई लाडला, बहुत प्यारा संचालक, बहुत अच्छा है। और ये लटूरी लट के संचालन करने से दुखी था, लेकिन मैं खुश था कि दो यादव लड़ रहे थे। चौथी लाइन पे समझिएगा बस। मैं इस जो बीच बीच में कोशिश कर रहा हूं ना, बोझिल ना हो आप इसलिए। और ये पीछे के कवि मुझे उखाड़ने की कोशिश ना करें, वरना मैं सबके पोस्टर उखाड़ दूंगा। लटूरी लठ जी, आपका पोस्टर उखाड़ने में तो मुझे आधी मिनट लगती है। हे कवियों, अगर आप चाहते हो कि बस्ती में ना कूदो तो मुझे जमाओ। चौथी लाइन ला रहा हूं। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे। आंखों में दो सागर आंजे, कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं। खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं। खूनी सुनेंगे साहब तालिबान तो एक बार जोरदार तालियां उठाए, पूरा सदन सुनाता हूं तालिबान। खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं। आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं। आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं। दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं। दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है। थोड़ी देर गंभीर होना बस। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है। घायल धरती माँ अंबर से पीड़ा कहने बैठी है। पुरवैया बम बंदूकों का जहर उगलते देखी है। विस्फोटों की गर्म हवा से नदी उबलते देखी है। नदी समंदर पर्वत घाटी झरने सब बेनूर मिले। कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले। कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले। मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला। मैं मेहंदी पायल इन छोटे भाइयों को समर्पित करता हूं। विष्णु, वेद ठाकुर और जिन भी नए कवियों ने नया श्रेष्ठ आदरणीय बैठ जाए, प्लीज प्लीज बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाओ। ये कोई पार्लियामेंट है जिसका मन करता है उठ के चल देता है? पार्लियामेंट खराब है। ओम बिड़ला को बुलाना सिरसागंज के आर्य समाज के उत्सव में, उनको दिखाना कि अनुशासन ये होता है कि हजारों लोग कितनी शांति से कविताएं सुन सकते हैं। वहां कभी 500 शांति से नहीं बैठे, 500 नहीं बैठे शांति से। कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले। मैं मेहंदी पायल का मेरा गलाकर, खुद को गलाकर लिखता हूं, आत्मा तक गलता हूं तब कविता लिखता हूं। सुनना, मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला। आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला। मैं उगते सूरज की लाली गाने वाला चारण हूँ। धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ। अंधियारों में शब्द किरण का उजियारा गाता हूँ मैं। धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं। धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं। मेरी कलम कामना गाती है जग। पहला छंद सुन लो। दूसरे छंद में आपको मैंने कुर्सियों से ऊपर नहीं उछाला तो मैं काहे का हरिओम पवार, काहे का हरिओम पवार। मैं आपको भी उछालूंगा जो बहुत मौन बैठे हैं, और मैं ये करके दिखाऊंगा अभी आपको। मेरे दिल में आग भरी है दुनिया की बदहाली की। मेरी कलम कामना गाती है जग की खुशहाली की। लेकिन दिल में आग भरी है दुनिया की बदहाली की। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में। गांधी, लिंकन, बुद्ध पड़े हैं चरम पंथ के चरणों में। दो पंक्तियां फिर प्यार मांगते हैं आपका, मंच का भी मन मांगता हूं सबका। गांधी, लिंकन, बुद्ध पड़े हैं चरम पंथ के चरणों में। मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है।
है। मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है। चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है। चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है। गंधारी की धरती पर भूचाल दिखाई देता है। अफगानों का जनजीवन बदहाल दिखाई देता है। तोप तमंचों से घायल परिवेश दिखाई देता है। खूनी बाजों के पंजों में देश दिखाई देता है। यूएनओ में दुनिया का विश्वास टूटते देखा है। हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा है। हथियारों के बल पर कोई देश। 6 लाइन सुनना साहब, 6 लाइन। मैं बनारस गया पिछले दिनों, मेरी चोट लग रही थी घुटने में। मैंने कुर्सी मांगी तो मेरा दोस्त प्रोफेसर था वहां एक, हम साथ साथ थे यूनिवर्सिटी में। तो उसने कह दिया हरिओम पवार अब तू बूढ़ा हो गया। अच्छा कहा तो उसने ठीक, लेकिन ईगो किसी की मानती है क्या? और फिर जिससे कहा वो जाट हो। तो मेरे मुंह से एक वाक्य निकला साहब, सिरसागंज के लोगों में आप सबको, आर्य समाज के लोग हैं तो आप सब पुण्य आत्मा है, मैं ऐसा दृढ़ विश्वास है मेरा। आप पुण्य आत्माओं के सामने एक वाक्य बोलता हूं, मुझे आशीष दे देना, मेरी को थोड़ी उम्र बढ़ेगी। हालांकि इच्छा नहीं है, अब उम्र बढ़ेगी। मेरे मुंह से निकला, देख भाई सूरज जब शाम को ढलता है ना, उस वक्त भी उसका नाम सूरज ही होता है। वाह। 6 लाइन सुनना और मेरा हौसला बढ़ाना। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ। दुनिया के हर दादा का मैं ताज हिलाने वाला हूँ। आसमान की लाली मेरे शब्दों की चिंगारी है। मेरी पूरी दुनिया से टकराने की तैयारी है। मैं शब्दों की गंध ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन। अंतिम छंद सुनाता हूं, 20 का हिस्सा छोड़ देता हूं। वाह 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 दत्तू जिंदाबाद। वाह वाह। 15 अगस्त 2021 को जब तालिबानियों का कब्जा हो गया अफगानिस्तान पर, तो उनके प्रेस प्रवक्ता का एक बयान आया था। जो लोग बहुत खबरें सुनते हैं, राजनीति के बारे में सोचते हैं, उन्होंने सुना होगा। 7 बार टेलीकास्ट हुआ। उनका प्रेस प्रवक्ता बार बार बयान दे रहा था कि वी हैव गॉट अवर लैंड, Kabul and total Afghanistan. Our next target is Jammu and Kashmir. And due to brotherhood, we will support this jihad in Jammu and Kashmir and we will get it liberated. हमारा अगला लक्ष्य जम्मू कश्मीर की आजादी है और भाईचारे के नाते हम जम्मू कश्मीर के जिहाद का समर्थन करेंगे और उसको आजाद कराएंगे। तब में भारत बोलता है दुनिया से। ये मेरा अंतिम छंद सुन लीजिए। और मैंने कहा था ना, मैंने उसको आपको ऊपर नहीं उछाला तो मैं काय का हरिओम पवार। मेरे छोटे भाई जो वीर रस में लिख रहे हैं, उनको जनता को बहुत अपने साथ आंदोलित करने का तरीका भी मैं सिखाता हूं। सीखिए। मन करे उठ के ताली बजाने को तो अपने को रोकना मत। तालिबान हो, भारत बोल रहा है दुनिया से। भारत पर कोई भी गद्दी पर होता मैं उसकी तरफ से यही बोलता। दाल दुनिया वालों तालिबान हो, अपने घर में नाचो कूदो खेल करो। जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो। तालिबान हो, अपने घर में नाचो कूदो खेल करो। जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो। लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेक। थोड़ा वॉल्यूम और बढ़ा लो भैया, तो गायब हो गया वहां से। माइक सिस्टम थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा लो भैया। माइक लावारिस है क्या? नहीं बढ़ा दिया उसने, बढ़ा दिया। इसे नीचे बैठ, थोड़ा और बढ़ा लो भैया। आपको क्या परेशानी है? मेरी आवाज अच्छी नहीं लग रही क्या? इतनी तो मैं बिना माइक के भी गा लेता हूं। तालिबानो यहीं रहने देना। तुम यहां से नीचे क्यों करते हो भैया? मैं हाथ जोड़ता हूं, यही छोड़ दो। तालिबानो अपने घर में नाच। इसके बाद भी आप चाहेंगे तो मैं 2 मिनट की एक कविता और सुनाऊंगा, बिल्कुल नई। मैं जब तक पढ़ूंगा जब तक विनीत चौहान और शशिकांत यादव की दिल्ली से फ्लाइट ना छूट जाए। जब मैं उस प्रोग्राम में हूं ही नहीं जिसमें ये जा रहे हैं, तो मैं इनको तालियां पीछा करेंगे हवाई जहाज में। तेरा हवाई जहाज पे मिलेगा तभी ना, हम ही ताली बजाएंगे तेरे पीछे आज। तालिबान हो अपने, आइए। किसकी तलाश? वो नहीं आई आज,
तालिबानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे। ओसामा की तरह समंदर, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे। हम घाटी में आतंकी अभियान को चलकर रख देंगे। हम घाटी में आतंकी अभियान को, और जोश चाहिए, हम घाटी में आतंकी अभियान को चलकर रख देंगे। कोयल के घर कौवों का रुमान को चलकर रख देंगे। जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गर्म हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। हम उनको जन्नत की 70 हूरों से, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो। ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा, ना समझे तो, चेयरमैन साहिब बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत आभार। ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा। शुद्ध कविता सुनना। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हत्यारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, कोई विसधा कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया, दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया। ये केवल कुचला जाता है, दूसरी राह नहीं होती। संकल्पों के निर्णय को जग की परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा। उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। और एक पंक्ति पढ़ रहा हूं साहब, मैंने जब लिखी थी तो मैं डरता था कि मैंने गलत लिख दिया क्या। सचमुच डरता था, मेरा डर निकल गया है। आपको भी लगे कि मुझे डरने की जरूरत नहीं थी तो मुझे हौसला देना ताकि मेरा पूरा डर निकल जाए। मैं सिरसागंज के लोगों के बीच ये अपना विचार गा रहा हूं। ये मैं नहीं लिखता तो शायद कोई भी नहीं लिखता। और मैंने 1947-48 के पार्टीशन के डॉक्यूमेंट नहीं पढ़े होते तो मैं भी नहीं लिखता। सुनिए मन से, और लगे कि मैंने लिखने की हिम्मत की है तो मेरा हौसला इतना बढ़ाना कि मैं डरना बंद कर दूं कि मैंने कुछ गलती की नहीं है। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। कुछ मसलों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। कुछ मसलों में हमने, माफ करिएगा मैं कोई भाषण देने नहीं आया, मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूं। राजनीति मेरी जिंदगी नहीं है। लेकिन मैंने पार्टीशन के डॉक्यूमेंट पढ़े। पार्टीशन के समय हम 33 करोड़ थे, 22 करोड़ एक तरफ थे, 11 करोड़ हमारे दूसरे भाई थे। जनसंख्या के आधार पर धरती बटी। उनको दो हिस्से मिले, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। वो 1/3 धरती थी भारत की, 1/3 जनसंख्या के आधार पर। क्योंकि वो 11 करोड़ हैं, हम 22 करोड़, तो 1/3 धरती उनको दी गई। फिर 3 करोड़ गए नहीं, उनके हिस्से की धरती वापस क्यों नहीं मांगी गई। और ये सवाल उठाता हूं कि या तो उन 3 करोड़ लोगों के हिस्से की धरती वापस मांगो, या फिर वो 3 करोड़ और उनके जितने हो गए वो भारत से जाओ। मैं मजहबी आदमी नहीं हूं, मेरे जीवन में मजहब की कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन जो देश एक बार मजहब के नाम पर बट गया, उस देश में कहते हो मजहब की बातें मत करो। हमारे बंटवारे में मजहब रखा हुआ है, नींव बंटवारे की मजहब के आधार पर रखी गई है। जो मुल्क बंटवारे के मजहब के कारण बंटवारे पे खड़ा हो, उस मुल्क में ये भाषण देना कि मजहब की बातें मत करो, ये एक ईमानदारी नहीं है।
भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, कुछ मसलों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। धरती अंबर और समर्थन करना, जोश में आना, धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो, दुनिया के हर पंच सिकंदर को ये भाषा समझा दो। अब खंडित भारत माँ की तस्वीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं, नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं। हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली हैं लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो साफ गले से हटा दिया। और एक उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बाल। और एक लाइन पढ़ रहा हूं, किसी ने कहा पवार जी आपने तो किसी के पक्ष विपक्ष में लिखा नहीं, ये आपने क्यों लिखा? मैंने भूषण पढ़ लिया, मैं भूषण को पढ़ के एक लाइन गा रहा हूं। मैं चाहता हूं, मैंने जितने जोश में मैं गा रहा हूं आप समर्थन करें तो उससे ज्यादा जोश में करें। मैं चाहता हूं आप जीत जाए, मैं हार जाऊं। अंतिम 3 लाइन और पढ़ रहा हूं, बस सुनिएगा। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है, हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है, दिल्ली के सिंहासन पर। इधर के खड़े ही नहीं हो रहे थे तो मुझे लाना पड़ा उनको बीच में। भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे। 2 मिनट और बस, 2 लाइन इस कविता की और 3 मिनट एक नई कविता की। 3 मिनट नई, कोई जाए नहीं प्लीज। हे आर्य पुत्रों, हे आर्य वंशियों, क्या क्या हुआ? भारत माता की, भारत माता की। देखो भारत माँ इस समय सो रही होगी, उन्हें क्यों कष्ट दे रहे हो? ये नारा उन कवियों ने पैदा किया जिनकी कविता से ताली नहीं बजती, वो भारत माँ को बीच में ले आते हैं तो भारत माँ कृपा कर देती है और उनकी लटोरी, इस लठ का नाम लठिया कर लो। प्यारा, बहुत प्यारा विद्वान कोई हो और उसके पास हास्य भी हो। देखो मैं एक छोटी सी कविता सुना रहा हूं और आप आश्चर्य करोगे, मोदी जी पर सुना रहा हूं। हमारी मांग है, हम जनता की ओर से अपने राजा से अपनी बात कह सकते हैं। एक मेरी छोटी सी बात सुनो। क्या एक कविता, ये एक एहसास है। आदरणीय प्लीज, हे श्रीमान केपी सिंह साहब। अच्छा इस समय फोन किसका आ रहा है? मुझे विनीत चौहान ने बताया कि इस समय या तो जुगाड़ वालों के फोन आते हैं या फिर उधार वालों के फोन आते हैं। अब कोई उठना मत। मैं एक आधी मिनट की बात कहना चाहता हूं। एक मेरी मैं ज्ञान भी देता हूं, पढ़ा लिखा आदमी हूं, इन ज्ञान से ये लोग भी थोड़ा परिचित हो जाए। एक बाप बेटी जा रहे थे किसी रास्ते में, तेज बाढ़ का पानी मिला तो बाढ़ के पानी से दोनों डर गए कि कैसे निकलेंगे, तेज बाढ़ का पानी बह रहा है। तो पिता ने, क्या है हमारे भरोसे, क्या है हमारी हिम्मत, क्या है हमारे विश्वास, क्या है हमारी निष्ठा, क्या है हमारे आत्मविश्वास। दोनों डरे, बहुत तेज पानी, कैसे निकलेंगे। तो पिता ने हिम्मत करके कहा कि बेटी डरो मत, तुम मेरा हाथ पकड़ लो, बाजू पकड़ लो मेरी, हम पार निकलेंगे। बेटी ने छूट कहीं कहा, नहीं पापा
मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ लो। वाह। पापा ने कहा क्या फर्क पड़ता है, समझना साहब, समझ जाओ तो जीस भर के ताली उठाना। पापा ने कहा बेटी क्या फर्क पड़ता है, तुमने मेरा हाथ पकड़ा या मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा। बेटी ने कहा पापा बहुत फर्क पड़ता है, मैं किसी मजबूरी में, अपने स्वार्थ में आपका हाथ छोड़ भी सकती हूं, लेकिन एक बाप अपनी बेटी का हाथ किसी हाल में कभी छोड़ नहीं सकता। ये हमारे भरोसे और निष्ठा है। एक आधी मिनट की क्या है कविता की संवेदनशीलता में अपने छोटे भाई बहुत लाडले प्यारे गीतकार स्वयं श्रीवास्तव को समर्पित करता हूं। आधी मिनट की कहानी है। एक बहुत अमीर महिला बहुत बड़ी कार में बहुत महंगी साड़ी पहने हुए एक साड़ी की दुकान में आई और दुकानदार से कहा मुझे जल्दी से एक सस्ती सी साड़ी दे दो, मेरी नौकरानी की बेटी की शादी होने वाली है। ये कोई खास बात नहीं है, कहानी का हिस्सा भी नहीं है, क्योंकि अक्सर अमीर महिलाएं यही करती हैं। कहानी का हिस्सा ये महत्वपूर्ण है कि आधे घंटे बाद एक 80 साल की बुढ़िया फटी हुई धोती पहने हुए टूटी सी रिक्शा में बैठकर उसी साड़ी की दुकान पर आई और दुकानदार से कहा मुझे इस दुकान की सबसे अच्छी साड़ी दे दो, मेरी मालकिन की बेटी की शादी होने वाली है। ये एहसास निर्धन के दिल के भीतर का जो अपनी मालकिन के लिए महंगी साड़ी खरीदना चाहती है, ये एहसास ही कविता है, ये एहसास ही संवेदनशीलता है, और ये संवेदनशीलता को जिंदा रखने का कोशिश ही कविता है। कविता जागरण है, कविता भाजपा नहीं है, कविता बसपा नहीं है, कविता सपा नहीं है, कविता कांग्रेस नहीं है, कविता परंपरा है, कविता शालीनता है, कविता शिष्टता है, कविता संस्कार है। कविता छोटी सी कविता सुनिए, आपने बहुत मन से सुना, जिन्होंने कानून तोड़ने में मेरी मदद की, मैं उन सब का आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन जब सीडीओ साहब और एसपी साहब यहां बैठे ना, वाह 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 वाह, ठीक है साहब, बस अखबार में ना छपे कि आप भी थे। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, मैं ताजों के, मुझसे नाराज हो गए क्या? इस माइक वाले ने बहुत अच्छा माइक दिया था, बहुत अच्छा, लेकिन अब वो ये सोचता अच्छा तो ठीक है। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत, देखो कल के बड़े कवि, मुझसे भी बहुत बड़े कवि विनीत चौहान हैं, शशिकांत हैं, स्वयं श्रीवास्तव हैं, मैं तो ऐसे ही हूं नाम का। मैं वो कलम नहीं हूं जो बिक जाती हो दरबारों में, मैं शब्दों की दीप शिखा हूं अंधियारे चौबारों में, मैं वाणी का राजदूत हूं, सच पर मरने वाला हूं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला। मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल के राजमुकुट के आगे तन का लड़ने की। उस कवि का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं, देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं, देश जले कुछ ना। अच्छा मैं बिना गाए पढ़ता हूं, देखिए वो कविता बिना गाए भी अच्छी लगेगी। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता, गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। और हरिओम पवार देखना हो तो एक पंक्ति में देखना, मेरा पूरा चरित्र एक पंक्ति में है, समझ जाओ तो तालियां भी उठाना। गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं, पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं, पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं। कितने ही पहरे बैठा दो मेरी क्रुद्ध निगाहों पर, मैं दिल्ली से बात करूंगा भीड़ भरे चौराहों पर, सिंहासन वाले पंखों से उड़ता नहीं मिलूंगा मैं, राजमहल के कालीनों से जुड़ता नहीं मिलूंगा मैं धरती पर इंकलाब के स्वर की एक निशानी हूं, गाते गाते अंगारा हूं, लिखते लिखते पानी हूं। गाते गाते और सुनिएगा, सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं। 14 में मैं चाहता तो पार्लियामेंट में जहां लोग बैठे मैं भी बैठ सकता था, कोई गर्वोक्ति नहीं है। जो बड़े लोग हैं जो राजनीति में रुचि रखते हैं उनको मालूम होगा 14 में मुझे लड़ने के लिए टिकट दिया गया, मांगने वाले हजारों थे,
मिले हुए टिकट को लौटाने वाला सिर्फ मैं था, सिर्फ मैं। बाबा रामदेव ले आयो क्या मैं मना लूंगा उसको? मैं उनके कहने से भी नहीं माना। मुझे आज तक ताना देते मेरे कहना तूने माना नहीं, तू सांसद बन जाता, तो ये बन जाता। मैंने कहा फिर क्या हो जाता, फिर क्या हो जाता? सांसद तो हिंदुस्तान में 700 हैं, हरिओम पवार तो एक है। मुझे आशीर्वाद देना, सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, शाल दुशाला चंदन मेरी भूख नहीं, सरकारी अभिनंदन नहीं चुने मैंने, राजनीति के बंधन नहीं चुने मैंने, पद्म पुरस्कारों की चाह नहीं करता, दरबारों की मैं परवाह नहीं करता, कलम सिपाही बनकर जिंदा रहता हूं, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूं, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूं, पगडंडी से लाल किले तक जाता हूं, झुग्गी झोपड़ियों के आंसू गाता हूं, लेकिन दरबारों में कवि का शीश नहीं झुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा। कविता का वाह, ये सौगंध तुम्हारी है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, है मेरा विश्वास कभी सौगंध नहीं तोड़ोगे तुम, भारत माँ की सेवा का अनुबंध नहीं छोड़ोगे तुम, ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता रह जाए। अब क्या कर जाओ साहब, मेरी मांग है, जनता की ओर से मांग उठा रहा हूं। मेरा हक है कि अपने राजा से अपनी बातें उनके सामने रखें, आपको लगे कि ये बातें मैं आपकी तरफ से रख रहा हूं तो मेरा समर्थन करना। एक एक लाइन में एक एक डिमांड है मेरी, जो जो पूरी कर दी मैंने निकाल दी। कश्मीर में 370 हटाने के लिए मैं 29 साल चीखा, 29 साल हिंदुस्तान में मैंने चीख चीख कर कविता गाई कि 370 हटना चाहिए। वाह। और किसी कवि के लिए गर्व करने की बात है कि जो फूड सिक्योरिटी एक्ट पार्लियामेंट में आया वो मेरी भूख कविता की कोख से निकला है। मैंने भूख पर कविता लिखी थी और कलेक्टर को जिम्मेदार माना था किसी भूख से मरने वाले आदमी के लिए, उन्होंने कलेक्टर को जिम्मेदार ना बना करके एसडीएम को बना दिया। कलेक्टर साहब बड़े आदमी, मन से सुनना साहब, बहुत मन से, एक एक पंक्ति में एक एक मांग। आपको लगे मैं ईमानदार कवि बनना चाहता हूं। मैंने सरकारों के समर्थन में कभी लिखा नहीं, जीवन भर नहीं लिखा। मैं आज भी मानता हूं कविताएं कभी भी सरकार का समर्थन नहीं होती। जब जब कविताओं ने सरकारों का समर्थन किया, या तो कविता मर गई या सरकार गिर गई। वाह। मैंने एक कविता लिखी जीवन में, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने परमाणु विस्फोट किए, मेरे बहुत प्यारे श्रोता थे, वो मुझे बहुत प्यार करते थे, तो मैं रह नहीं पाया और मैंने परमाणु विस्फोट के समर्थन में एक लंबी कविता लिख दी और जाके उन्हीं को सुनाई, प्राइम मिनिस्टर साहब को। खुश हुए, बोले तुझसे मैंने लिखवा दी ना समर्थन में कविता। मैंने कहा दो बातें होंगी, या तो मेरी कविता बचेगी या आपकी सरकार। कविता बची, सरकार गिरी। उसके बाद मैंने समर्थन में नहीं लिखा किसी के। एक एक मांग का समर्थन करना, अगर आपको लगे मेरी मांगे ठीक है, ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता रह जाए। पहली मांग ले रहा हूं, संसद को गुंडों से, दागी चेहरों से खाली कर दो। वाह। इतनी तालियों से नहीं होगी साहब, वाह वाह। थोड़ा और ताली उठाओ तो होगी। कोई उठाएगा ये मांग? जिसको वो असीम प्यार करते हो वो उनके सामने सीना तान के बोल रहा है, संसद को गुंडों से, दागी चेहरों से खाली कर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो। खेलों को नेताओं से, पूंजीपतियों से मुक्त करो, मां बहनों बेटी का जीना स्वाभिमान से युक्त करो, झोंपड़ियों को मत सिखलाओ तौर तरीका जीने का, उन्हें मयस्सर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का, उन्हें मयस्सर कर दो केवल अच्छा पानी पी। और साहब समर्थन करो तो करना, विरोध करो तो विरोध भी करना। मैं देखना चाहता हूं मेरी राय पे कैसी राय आपकी। मुफ्त खोरियों की ज्यादा तादाद बढ़ाना बंद करो। वाह वाह। उठें तालियां मेरा समर्थन करते हो तो। ये पैसा हमारे टैक्स का है, इसको जनता को फ्री बांटकर आप वोट नहीं खरीद सकते। मैं कानून का प्रोफेसर रहा हूं, 40 साल में जानता हूं ये इल्लीगल है, गलत है। क्या कभी जो इनकम टैक्स देते हैं उनसे आपने पूछा है आपका पैसा हम कैसे खर्च करें, किसको दें? नहीं पूछते तो डेमोक्रेसी कंप्लीट नहीं है। मुफ्त खोरियों की ज्यादा तादाद बढ़ाना बंद करो, गैर जरूरी लोगों की इमदाद बढ़ाना बंद करो,
घर बैठे इमदाद मिली तो कर्म त्यागना सीख गए, हट्टे कट्टे चौराहों पर भीख मांगना सीख गए। हट्टे कट्टे 4-6 लाइन और सुन लो बस, 4-6 लाइन। कुछ कानून बनाने में तो देर नहीं अंधेरी है, यूसीसी के लाने में 70 सालों की देरी। आबादी का बढ़ना रोको, सबसे बड़ी जरूरत है जनसंख्या कानून बनाओ, गर दिल्ली में हिम्मत है।